हेलो एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबको राम राम, सबको शत श्री अकाल। अदर वर्ड्स है वट एवर यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद। सब बच्चे बहुत आ चुके हैं। मोस्ट वेलकम यू ऑल अगेन इन द सेशन। आज थोड़ी सी तबीयत मैडम की ख़राब है, तो हो सकता है आपको आज मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन लगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। और पहले तो सोचा क्लास कैंसिल करवा दूं या कल ले लूँ, लेकिन फिर मन नहीं माना, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये तो उल्टा मुझे रिचार्ज कर देता है। तो रिचार्ज होने आई थी आप लोगों के पास। रितेश प्रजापति, परियार्या, आरुषि, आई एम वेनन, असदुल्लाह मौलाजी, ओके वेरी गुड, मोस्ट वेलकम यू ऑल। रजनी कुमारी, नितेश प्रजापति, प्रिया चौधरी, विमल कुशवाहा, पुष्पक सिंह, आरुषि, मोस्ट वेलकम। सचिन शुक्ला, नितेश प्रजापति, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे तेजी से जुड़ रहे हैं। वीएस एकेडमी ऑफ लर्निंग, भाई सब लोग आ चुके हैं। राहुल कुमार, शौर्य, अश्विनी, डेस्टिनेशन, वेरी गुड, कुमार दीपक, दिव्या शाक्य, बाबा जैक्सन, गौतम कुमार, नैतिक, लकी कुमार, मोनी भारती, माही जी, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। वर्दी मेरा जुनून, शौर्य, अमित, आकांक्षा, सचिन जी और इंडियन आर्मी का जवान, वेरी गुड। मैं इग्नू के पोस्ट ग्रेजुएट के पेपर चल रहे हैं, इसलिए आजकल क्लास नहीं ले पा रहा। इंडियन आर्मी के जवान जी, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। उस परसेंटेज पे भी ध्यान बनाइए, ठीक है। और बाकी हम तो यूट्यूब पे मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, तो उसके लिए जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। ओके इंडियन आर्मी जी। चलो, आनंद यादव, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अंशु कुमारी, अमर, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, बच्चों ने डिमांड भी किया था, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। खैर, तो आज का टॉपिक है आपका एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। हिंदी मीडियम में इसी टॉपिक को हम किस नाम से पढ़ के आते हैं, तो कॉपी फटाफट कॉपी पेन तैयार रखो। थोड़ा सा इसका पहले हम थोड़ा सा जो कि नेसेसरी नॉलेज है, जिसके बिना तुम्हारा डायरेक्ट एमसीक्यूज बेकार है, वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को वैसे हम किस नाम से पढ़ के आते हैं, हिंदी मीडियम इसी चैप्टर को हम पढ़ के आते हैं किस नाम से, अम्ल क्षार एवं लवण के नाम से। अम्ल क्षार एवं लवण के नाम से। स्टूडेंट्स जब मेरे से पूछते हैं कि मैम कौन कौन से मेन चैप्टर हैं केमिस्ट्री में जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो ये बात मैंने बार बार चीख के आपको यही समझाने की कोशिश की है कि परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछ लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पूछ लेंगे, भले ही कैसा भी चैप्टर है बट वो आपसे पूछा जरूर जाता है ना। तो प्रदूषण वगैरह, तो ये मेन चैप्टर्स में काउंट होता है। एसिड बेस एंड साल्ट या अम्ल क्षार एवं लवण एक मेन चैप्टर है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। हमारा ये नया बैच आ रहा है, थोड़ा सा इसको समझिए। हाँ जी, नया बैच है, एकलव्य बैच के नाम से आ रहा है। ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बैच है, जिसकी टैगलाइन रखी गई है गुरु दक्षिणा। बिकॉज इस सितंबर में हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्लान किया था बैच, तो इसकी फीस भी हम लोगों ने थैंक्स कहते हुए आप लोगों को, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बहुत साथ दिया। एनटीपीसी वाले बच्चे तो वैसे भी हम लोगों के कहते नहीं है, बहुत ही दिल के करीब है। तो 499 रुपीज इसकी फीस है, जिसमें ना केवल आपको क्लास के वीडियो लेक्चर्स के अलावा उनसे रिलेटेड पीडीएफ मिलेंगी, इसके अलावा जो भी ये इधर क्लासेस होती हैं, ठीक है। आप लोग मेरे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो वो भी अब रेगुलर पीडीएफ जा रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो फ्री सेशंस होते हैं, ये यूट्यूब के जितने भी होते हैं सेशंस, इनकी वीडियो तो मिल जाती है और पीडीएफ वगैरह मिलेगी। इसके अलावा इसमें हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको अलग से खरीदनी पड़ती है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बात आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले टॉपिक को। टॉपिक है आज आपका एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ध्यान से समझो जरा, अम्ल क्षार एवं लवण क्या होते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण क्या होते हैं, 9-10 के लेवल से ही, क्योंकि एग्जाम पूछते आए हैं, वन डे एग्जाम, तो 9-10 के लेवल से ही इसको हमें समझना है, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कॉपी में ये टॉपिक पहुंच जाए, तो इसको फटाफट से शेयर कर दो। अम्ल क्षार एवं लवण क्या होते हैं, वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था आर्हीनियस। क्या नाम था, आर्हीनियस वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले, वैज्ञानिक रहे जिनका नाम आर्हीनियस। आर्हीनियस की थ्योरी सबसे ज्यादा जानी जाती है 9th 10th या 8th 9th लेवल पे, है ना। तो याद रखिए, वैज्ञानिक आर्हीनियस, जिन्होंने सबसे पहले अम्ल को और क्षारों को परिभाषित किया था। इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने कहा कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होता है। मतलब इन्होंने ज्यादातर एसिड जैसे HCl,
H2SO4, HNO3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं H2PO4, फॉस्फेरिक एसिड। कहने का मतलब ये कि आर्हीनियस ने सभी अम्लों में हाइड्रोजन को पाया और सभी बेसेस में ज्यादातर इन्होंने क्या पाया कि ज्यादातर बेसेस में, सभी क्षारों में लगभग ये हाइड्रोक्साइड आयन जरूर प्रेजेंट होता है, जैसे कास्टिक सोडा जिसे हम बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जाना माना क्षार है। कास्टिक सोडा ये हम अभी साल्ट्स में कवर करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मैम क्या लिख रहे हो अचानक से, सब कवर करेंगे। अभी आप समझो, सिर्फ जो बताना चाह रही हूं, सिर्फ एसिड और बेसिस को समझो। तो इसको एक साल्ट है ये, जिसका हम साबुन आबुन बनाने में यूज करते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से इसे जाना जाता है। तो आर्हीनियस ने सभी बेसिस में क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया कि जितने भी बेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये हाइड्रोक्साइड आयन जरूर प्रेजेंट होता है। क्या पाया कि हाइड्रोक्साइड आयन इट इज कंपलसरी, कहीं ना कहीं ये सभी क्षारों के जो सूत्र होते हैं उनमें उपस्थित होता है। और इसी बेस पर आर्हीनियस की थ्योरी से क्वेश्चन आपका कई बार बना है। तो आप भी याद रखिएगा क्या कि अगर तुमसे एग्जाम पूछता है क्या कि एसिड्स की पहचान कौन होता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन आयन, मतलब देखो जरा, हाइड्रोजन आयन हिंदी मीडियम इस तरीके से सिंबल बनता है और आपको भी हाइड्रोजन आयन याद रखना है। थोड़ा सा बेसिक समझो पहले। हाइड्रोजन आयन मतलब ये कि आर्हीनियस ने बताया, वैज्ञानिक आर्हीनियस, जिन्होंने बताया कि जितने भी अम्ल हैं इन्हें यदि पानी में घोला जाता है, इनका यदि जलीय विलयन बनाया जाता है, जिसे एक्वस सॉल्यूशन हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप यहाँ पे जलीय विलयन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन बनाने पर यदि वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है तो वो जरूर एक अम्ल होगा। ये आर्हीनियस ने माना। आर्हीनियस ने क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर एसिड्स में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, तो सभी अम्ल वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन। तो आर्हीनियस का ऐसा मानना था कि वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर, डेफिनेशन यही है, ऑल दैट मटेरियल्स व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं बॉय। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो बेसेस होते हैं उनके बारे में बताया कि वह सभी पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा जो कि जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन अगर मुक्त करते हैं, जैसे OH नेगेटिव आयन इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आप लिख भी सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन। क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन, एग्जाम आपसे कैसे पूछेगा, तो याद रखो एग्जाम आपसे ऐसे पूछेगा, जस्ट अ मिनट, एग्जाम ऑप्शन देगा 4 और पूछेगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी ऑफ बेसिस, इनमें से कौन, जैसे कि COOH, OH, फिर दे दिया H, फिर दे दिया नन ऑफ दीज। समझ में आ रही मेरी बात। और एग्जाम आपसे पूछेगा कि क्षार की पहचान क्या है आर्हीनियस की पद्धति अनुसार, या आर्हीनियस थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ द आर्हीनियस थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द बेसिस। तो हाइड्रोक्साइड आयन इज द आइडेंटिटी ऑफ बेसिस। क्षारों की पहचान बताई गई किसके द्वारा, आर्हीनियस के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा कि आर्हीनियस की थ्योरी की व्याख्या में कौन सी 2 चीजें खरी नहीं उतरी, अपवाद जिसे हम बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो यहां पर आप एक्सेप्शन या अपवाद करके अपनी कॉपी में लिखो कि आर्हीनियस की थ्योरी यह नहीं समझा पाई कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकृति से अम्लीय गैस है, लेकिन इसमें तो सर हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड, आगे के क्लासेस में पढ़ाऊंगी मैं कि ये अम्ल वर्षा का कारण बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो प्रकृति से अम्लीय है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन कहां है, इसमें हाइड्रोजन जब है ही नहीं, फॉर्मूला में नहीं है, तो पानी में घुलने पर भी नहीं देगी, है ना। तो कहने का मतलब इनके अपवाद, आर्हीनियस की थ्योरी के एक्सेप्शंस कौन कौन काउंट होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि प्रकृति से अम्लीय है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित है। आर्हीनियस की थ्योरी ये समझाने में असमर्थ रही। इसी प्रकार से याद रखो कि आर्हीनियस की थ्योरी का अपवाद बेसिस में कौन सा काउंट होता है, याद रखिएगा अपवाद, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं, अमोनिया एक ऐसी गैस है जो कि प्रकृति से एक दुर्बल क्षार है। ये क्या है? एक वीक बेस है। हिंदी मीडियम हम लिख सकते हैं दुर्बल क्षार। देखो डायरेक्ट एमसीक्यूज रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें काखा गाघा ही नहीं पता है तो फिर चीजें, फिर मैं वही बोलूंगी फिर आगे की फिर इमारत कहां से खड़ी कर रहे हो जब बेस वीक है। तो ये आपका थोड़ा सा बेस है। अच्छा आगे बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। चीजें समझ में आ रही हैं? क्लासिफिकेशन की जब बात आती है, आर्हीनियस के अनुसार हाइड्रोजन आयन देते हैं। वेरी गुड प्रिंस उमर, ओके वेरी गुड। कचरा सेठ आ गए गॉड ब्लेस यू, यू ऑल आर सो इनोसेंट, लव यू ऑल। कचरा सेठ आ गए। चलो कचरा सेठ इधर देखो, कचरा सेठ। हाँ लेकिन तुमने कचरा करा ना तो फिर हम कचरा बनाएंगे तुम्हारा। इधर देखो, क्लासिफिकेशन की जब बात आती है, बहुत इजी लैंग्वेज में आज हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं इनकी कैटेगरी। अम्लों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब अम्लों के प्रकार या अम्ल का वर्गीकरण। इसको आप ऐसे लिख सकते हो हिंदी में, समझना है, क्योंकि लर्न या प्रैक्टिस किसकी करनी है? एमसीक्यूज से कराऊंगी, उससे बात करना डायरेक्ट। नोट करना चाहो तो कर सकते हो, चीजें आपको आसान हो जाएंगी। क्लासिफिकेशन, एसिड्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रबल अम्ल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरे एसिड्स जिनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स, है ना, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। अब ये प्रबल और दुर्बल क्या होते हैं? आर्हेनियस की थ्योरी तो ये कहती है कि पानी में जो घुलने पर हाइड्रोजन आयन जल्दी से दे दें, जो कि जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर हम अपनी लैंग्वेज में समझा देंगे तुम्हें, वो तुम कभी नहीं भूलोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए बोला गया बुकिश लैंग्वेज में, दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर। दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब ये कि जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। पूर्ण रूप से घुलनशील मतलब ये कि जब हम हाइड्रोजन, जैसे कि हम HCl को घोलते हैं तो ये जल्दी से हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोरीन आयन अलग देता है। इसी तरीके से अगर हम HNO3 नाइट्रिक एसिड को घोलते हैं, प्रबल अम्ल है, हाइड्रोजन आयन अलग देता है जल्दी से और नाइट्रेट आयन बिल्कुल अलग कर देता है ना। तो ये प्रबल अम्ल की कैटेगरी में काउंट होते हैं। और जो वीक एसिड्स होते हैं इनके बारे में बताया गया, दे आर पार्शियली डिसॉल्व्ड इन वाटर। दे आर पार्शियली डिसॉल्व्ड, मतलब वो अम्ल जो कि जल में घुलने पर, जो कि जल में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं। कैसे? आंशिक रूप से घुलनशील। हिंदी में लिखो, आंशिक रूप से घुलनशील। ठीक है, कैसे होते हैं ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आएगा, मैं बता रही अभी 2 मिनट रुको। आंशिक रूप से कौन घुलनशील होते हैं? जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। आप इसको जब पानी में इसका डिसॉल्व किया जाएगा इस एसिड को, तो ये जल्दी जल्दी हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं करता, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन नहीं, पूरा ग्रुप होता है जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इसको हम समझेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब बुकिश लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन इस आधार पे किया गया। अब समझो हमारे लैंग्वेज से क्या, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो वीक एसिड्स होते हैं, इनको क्विकली वनडे एग्जाम के बेस पर कैसे पहचाना जाए। याद रखो, ये ज्यादातर लैब मेड होते हैं। मैंने सब पे अप्लाई नहीं किया है, मैंने वर्ड यूज किया है, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में मत बोलना। ये ज्यादातर, अधिकतर, मोस्टली, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए पर्याप्त है, ये ज्यादातर लैब मेड होते हैं और ये ज्यादातर नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। अब भी नहीं समझ में आया? चलो हम समझा रहे। इधर देखो, मैंने दे दिया मैलिक एसिड, मैंने दे दिया लैक्टिक एसिड, मैंने दे दिया कोका कोला में प्रेजेंट कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl दे दिया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक। घबराना मत, हिंदी मीडियम, हिंदी में भी ऐसे ही देंगे मैलिक। जहां पर हिंदी की जरूरत है मैं खुद अनुवाद कर दूंगी। लैक्टिक को भी हिंदी में इसी तरीके से लैक्टिक लिखना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब, मैलिक एसिड सेब में प्रेजेंट होता है, नेचुरल एसिड है, सेब लिखवा दूंगी वन लाइनर में, स्रोत, अभी मत घबराना। ये दूध में प्रेजेंट होता है, दूध दही में, नेचुरल एसिड है। और ये एसिड भी अगर हम बात करते हैं तो ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कहीं ना कहीं लैब में भी बनता है और नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। लैब में जब ये बनता है तो कोका कोला वगैरह में हम पीते हैं। इसको जोसेफ प्रिस्टले ने यूज किया था सोडा वाटर बनाने में, अभी हम बताएंगे आपको।
तो ये भी कहीं ना कहीं एक दुर्बल काउंट होगा, है ना। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, ये जो एसिड है ये लैब मेड होता है ना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वेल डन हिमांशु। ठीक है, तो आपको क्या चीज याद रखनी है, नोट करो अपनी कॉपी में। क्या याद रखोगे कि ऑल नेचुरल एसिड्स, नोट करो, ऑल नेचुरल एसिड्स, चाहे टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, चाहे इमली में टॉर्ट्रिक एसिड, चाहे दूध में लैक्टिक, दही में लैक्टिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, कच्चा आम जो होता है उसमें टॉर्ट्रिक एसिड, लिखवा दूंगी, चिंता मत करो, वन लाइनर में करवा देंगे हम ये चीजें। अभी बहुत सारा एमसीक्यूज भी डिस्कस करना है आपसे। तो ऐसे एसिड जहां पे तुम्हें लगे कि ये ईश्वर की देन है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, जो नेचुरल चीज है, चींटी काट के गई, फॉर्मिक एसिड छोड़ के गई स्किन में, तो चींटी के अंदर क्या एसिड हमने और तुमने डाला या किसी वैज्ञानिक ने डाला, अरे ईश्वर की देन है। तो फॉर्मिक एसिड कैसा, वीक एसिड, वो सारे एसिड जो प्रकृति देती है, प्रकृति कभी भी इंसान की क्षति पहुंचाने वाला काम नहीं करती, ऐसे समझ लो तुम। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, इन्वर्टर की बैटरी वाला एसिड, समझ में आ रहा है अब तुम्हें। गलती से इन्वर्टर की बैटरी का एसिड अगर फर्श के ऊपर गिरता है तो वो जल जाता है, पत्थर, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज होता है। तो आप एक चीज पहले दिमाग में डाल लो कि जितने प्राकृतिक एसिड्स होते हैं, जितने जो नेचुरल एसिड हैं, मतलब है ना, कि जो सारे, ऐसे लिख लो, सारे प्राकृतिक अम्ल ये क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब सपोज एक और चीज आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि मैम अगर जैसे मैलिक नाम में दिया तो हम समझ लेंगे, लेकिन जब फॉर्मूला में दे दे, जैसे कि HCl दे दिया, HNO3 दे दिया, फिर सपोज HCOOH दे दिया, सुनो मेरी बात ध्यान से, और फिर दे दिया आपको H2SO4, तो मैम कैसे डिफरेंस निकालोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम्हें किसी एसिड के फॉर्मूला में ये कैपिटल C, कैपिटल O और H साथ साथ दिखाई दे, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी मत हम इसमें जाएंगे ज्यादा। अभी मैं आपको पहचान बता रही हूं कि खाली जैसे HCl को अगर तुम इमेजिनरी ब्रेक करो तो ये H और Cl में जाएगा, H और नाइट्रेट में जाएगा, है ना ये वाला, और इसको जब तोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन अलग देगा और सल्फेट आयन अलग देगा। लेकिन नॉन साइंस वालों, आप सिर्फ इतना पहचानो कि जब किसी एसिड के फॉर्मूला में, चलो एग्जाम्पल चींटी काट के गई, फॉर्मिक एसिड छोड़ के गई, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने सिरका खाया, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है जिसको हम विनेगर बोलते हैं। सिरका, एसिटिक अम्ल उपस्थित है जिस सिरका है, ठीक है, सिरके का अम्ल। तो हम आपको क्या समझा रहे हैं यार, आपको सिर्फ इतनी सी लैंग्वेज अपनी कॉपी में लिखनी है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये किस में उपस्थित होता है, ये ज्यादातर जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं उनमें उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द आइडेंटिटी ऑफ वीक एसिड्स। अब पहचान लोगे, अब तो स्ट्रॉन्ग और वीक में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? थोड़ा सा और बात करते हैं, कुछ एसिड्स कवर करो, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। जैसे कि सबसे पहले बात करो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपी में लिखो, जिसे गंधक का अम्ल भी बोला जाता है, हिंदी मीडियम, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल तो कहते ही हैं, इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। क्यों मैडम? क्योंकि सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है, सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखो, इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। यहां से जब क्वेश्चन बनेगा आपका तो याद रखो, इसे लेड बैटरी बनाने में यूज किया जाता है। नोट करो, कॉपी में नोट करो, इसे लेड बैटरी के निर्माण में, जब तुम्हें लेड बैटरी ना समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख लो गीली बैटरी। क्या लिखोगे? गीली बैटरी। मतलब जो तुम इन्वर्टर वगैरह में यूज कर रहे हो, चिमटी वाली बैटरी, वो होती है लेड बैटरी।
मोबाइल में जो यूज कर रहे हो वो जो सेल वाली बैटरी एक तरीके से आप कह सकते हो, है ना, वो लिथियम आयन बैटरी होती है। ठीक है, क्या लगे पड़े हो, बिच्छू के डंक मारने से फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की पहचान है कि जब कभी भी आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेगा कोई भी इंसेक्ट, वो सारे कीड़े जिनके काटने पर तुरंत उस जगह पर दर्द और सूजन, स्वेलिंग इज द आइडेंटिटी ऑफ द फॉर्मिक एसिड। समझो इस चीज को। डेली लाइफ में जो फॉर्मिक एसिड है इसकी पहचान है, बर्रैया या जैसे मधुमक्खी वगैरह हम बोलते हैं, ये जब काटते हैं तो फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाते हैं। और फॉर्मिक एसिड की पहचान यही होती है कि सूजन पनपती है, बिच्छू काटता है तो सूजन पनपती है। ठीक है, और ऐसे एसिड्स जब भी बॉडी पे कोई छोड़ के जाए इंसेक्ट, तो वहां पर तुरंत बेस लगाओ। मतलब घर में बरैया ने काटा तो क्या करोगे तो वहां पर आप किचन में जाओ, बेकिंग सोडा अगर रखा है वो बेस है, लगाओ। घर में अगर इनो का पैकेट रखा है, पाउच, वहां पर रगड़ लो। अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से इंस्पायर्ड होता है, उस टाइप का होता है बेस। तो वहां पर कोई बेस रगड़ो, एसिड है छोड़ के गई, बेस रगड़ो, न्यूट्रलाइज कर दो, और फिर वहां पे क्या हो गया, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, तो इस वजह से जलन कम हो गई। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे र्यूमर सुन रखे हैं तुम लोगों के कि जब बरैया मैम काट ले तो वहां पे नींबू रगड़ लो, हैं, अचार रगड़ लो। क्यों? अरे बंधु, ऑलरेडी तुम नींबू और अचार रगड़ोगे, ऑलरेडी वो एक एसिड छोड़ के गई है। नींबू और अचार रगड़ोगे तो अगर आम का अचार हुआ तो टॉर्टरिक एसिड प्लस नमक और नींबू का अचार हुआ तो नींबू मतलब सिट्रिक एसिड प्लस नमक, नमक एसिड प्लस एसिड इज इक्वल्स टू मोर जलन चलो, तो लेड बैटरी के नाम से इसे याद रखो। इसे एसिड, किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। लिखो, इसे अम्लराज भी कहा जाता है, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल्स के नाम से भी जाना जाता है। नोट करिए कॉपी में, इसे ट्रांसलेट नहीं करोगे, हिंदी में भी ऐसे ही लिखो। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का अगर क्वेश्चन और बनेगा, नोट करो, यह अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है, यह अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। कॉपी में लिखिए, मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। कॉपी में लिखो, मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। हिंदी में लिखो, अम्ल वर्षा का मुख्य कारक, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक, ऐसे लिख लो आप, मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट है। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर तुमसे सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन पूछें तो याद रखो हाँ, लिखो, इसे इट इज वाइडली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, वाइडली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब इसे अभी हमने लिखवाया था आपको, ध्यान से देखो जरा, इधर आओ, मैंने आपके लिए लिखवाया, इसे अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज कहा किसने? इंसान ने कहा। और इंसान की सबसे ज्यादा कमाई कौन कराता है? सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब चमड़ा फैक्ट्री, गत्ता फैक्ट्री, कागज उद्योग, आपको अगर नीचे कोई 4 इंडस्ट्रीज दे दी जाएं ऑप्शन में और टिक करना हो कि बताओ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन सा एसिड यूज होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन में है तो टिक कर दो। इसे इंसान ने बोला अम्लराज, क्योंकि इंसान की सबसे ज्यादा कमाई कराता है। तो वाइडली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, औद्योगिक स्तर पर, लिखो, औद्योगिक स्तर पर मुख्य रूप से प्रयोग होता है, मुख्य रूप से प्रयोग होता है। लिखो, नोट करो, ठीक है, मैंने शॉर्टली लिख दिया। इसी तरीके से अगर तुमसे नाइट्रिक एसिड, कॉपी में डालो अगला एसिड, लिखो नाइट्रिक अम्ल, लिखो नाइट्रिक अम्ल, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। थोड़े दिन पहले हम तुम्हें लैबडाउन में ब्लास्ट पढ़ा रहे थे। हम आपसे अगर आपने पिछली क्लासेस मेरी देखी हैं तो हमने आपको नाइट्रिक एसिड चीख के बताया है कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, और नाइट्रोजन जैसे ही याद आए तो तुरंत याद रखो किसे? फर्टिलाइजर्स को। मतलब खेत के लिए, मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन।
तो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, अब जैसे अमोनियम नाइट्रेट जो हम लेबनान में आपसे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, लेबनान में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमारे यहाँ तो पेट्रोल लगा देते हैं, अच्छा जी, सिल्वर आयोडाइड अभी बात करते हैं तुमसे, जरा थोड़ा मेन एसिड कवर कर लें, ठीक है, अभी बात करते हैं तुमसे, ठीक है। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक से संबंधित जब आपका क्वेश्चन बने, लुक एट हियर, क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया वगैरह, उनमें नाइट्रिक एसिड का मेन रोल होता है। तो देखो जरा, जैसे कि सपोज अगर मैं बात करती हूं, अमोनियम नाइट्रेट भी कैसे बनता है, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है ना, फिर ये बन जाता है NH4 और NO3, बन गया अमोनियम नाइट्रेट, लेबनान वाला मसाला। जो अमोनियम नाइट्रेट फटा था लेबनान में, वो कोई मतलब डायरेक्ट वो थोड़ी ना होता है। अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट ओनली एक्सप्लोसिव, इट इज अ फर्टिलाइजर। तो उर्वरक के निर्माण में इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है, लिखो, मेनली यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, नोट करिए, इसे उर्वरक बनाने में प्रयोग करते हैं, ऐसे लिख लो, शॉर्टली में लिख रही हूं, आप ब्रीफली लिख लेना, उर्वरक का निर्माण करते हैं, ठीक है, उर्वरकों के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? नाइट्रिक एसिड का इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, याद रखो यह एक अत्यंत प्रबल अम्ल है, यह प्रबलतम अम्ल है, आप ऐसे याद रखो, मतलब ये कि ये कांच के साथ भी रिएक्शन करता है, इसलिए इसको कभी कांच के पात्रों में नहीं रखा जाता, नहीं तो ये ग्लास वेसल की पेंदी खा जाएगा, गला देगा। ऑलराइट, तो लिखो, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नोट डाउन, मेरा बस नहीं चलता वरना मैं तुम सबकी कॉपी मंगवा लूं यहीं स्टूडियो में, कि दिखाओ कॉपी किधर लिखा चलो ठीक है, बिलीव नहीं मानोगे, आज थोड़ा तबीयत डाउन थी तो मदर बोली आज रहने दो, तो हमने कहा ना यार, वो क्लास ऐसी हो गई ना कि हम अपने आप में, तुम बिलीव नहीं मानोगे, थोड़ी देर पहले हम इशारों में बात कर रहे थे, एंड आई कांट बिलीव कि अब इस क्लास में हम दहाड़ने कैसे लगे कुछ भी कह लो चलो इधर, तो नाइट्रिक एसिड की बात कर रही थी मैं। नाइट्रिक एसिड लिखो, दिस ऐसे लिखो, इट रिएक्ट्स विद ग्लास, इट रिएक्ट्स विद ग्लास, ये कांच के साथ अभिक्रिया करता है, कांच के साथ अभिक्रियाशील है, मैं शॉर्टली लिख देती हूं, ठीक है, अभिक्रियाशील है, कंसेप्ट समझो, रटंत विद्या वाला काम ही नहीं है, कंसेप्ट समझो। किस अम्ल को कभी कांच के पात्रों में नहीं रखा जाएगा? नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, सांद्र अवस्था में कभी नहीं रखा जाता, ठीक है। और ठीक है, इसी तरीके से अगर तुमसे पूछते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में, तो इसे कांच की कटिंग में, ग्लास कटिंग में यूज करते हैं, ठीक है, और कांच के ऊपर लिखाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब ग्लास पर राइटिंग के लिए। नहीं समझ में आया? सपोज मेरे हाथ में अगर ये कांच की प्लेट है, इसके ऊपर अगर हम नाइट्रिक एसिड टपकाएंगे तो तुरंत वहां पे गड्ढा जैसा बन जाएगा, तो उस पे लिखाई करनी हो, सरल भाषा में बताओ, गुदाई करना, गोदना, क्योंकि वहां पे तो गड्ढा बन जाएगा, जिस शेप में गड्ढा बनाओगे वैसा गुदता चला जाएगा। तो कांच की कटिंग करने में, कांच की कटिंग और कांच पर लिखाई के लिए, कांच पर लिखाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज ये मैंने आपसे दो मेन एसिड कवर कर पाए, अब फटाफट आ जाओ एमसीक्यूज जो कि इससे रिलेटेड बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि चीजें कैसे पूछी जाती हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है कौन बने करोड़पति? एसिड विच मोस्टली यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर, जल्दी से बताओ, इनमें से किस अम्ल का प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है? बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। मृदु जी मिश्रा कह रहे हैं मैडम जी कॉपी घर में भूल गई ठीक है बेटा, ऐसे मत कहो, कोई बड़ी बात नहीं, यहीं से तुम्हें पनिशमेंट दे देंगे, कहीं कान पकड़ो चलो, तुम बिलीव नहीं मानोगे, उस दिन तो शायद विवेक सर ने ऐसे मजाक में कह दिया बेटा मुर्गा बनाएंगे, एक बच्चे ने वाकई में मुर्गा बनते हुए वीडियो भेजी और हम लोग यही बोले, हम बस मुंह से फिर यही निकला, गॉड ब्लेस यू बच्चा। लड़के ने बकायदा मुर्गा बन के भेजी कि आपने बोला देखो आज हमने, वी आर कंप्लीटली फॉलोइंग यू। फटाफट आंसर दो, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आंचल, जितेंद्र, आकांक्षा, एके, मृदु जी मिश्रा, ओके, पूजा, धीरज, विशाल सिंह कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच विशाल, गॉड ब्लेस यू। ड्रमर बॉय कह रहे हैं HNO3, लेकिन इस फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं ड्रमर बॉय,
एच स्मॉल में नहीं बनेगा ना एन स्मॉल में बनेगा। नैतिक हुसैन मैम, योर वे ऑफ टीचिंग इज, थैंक यू सो मच नैतिक, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली राइट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस पे अब हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में बहुत अच्छे से किया जाता है। जल्दी से आंसर दो अगले क्वेश्चन का। द क्वेश्चन इज विच इज रिलेटेड टू एक्सप्लोसिव। जल्दी से बताओ कि विस्फोटकों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। जो बताऊं उसको फिर नोट भी कर लेना इसके एक्सप्लेनेशन में। जल्दी से बताओ, ज्यादातर विस्फोटक बनते हैं, जैसे अमोनियम, अभी हम बना रहे थे अमोनियम नाइट्रेट बना रहे थे, मैंने बताया था ना केवल फर्टिलाइजर है, एक्सप्लोसिव भी है। और इसके अलावा ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ग्लिसरीन वगैरह हम यूज करेंगे। मैम विवेक सर की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, अब मैं क्या बताऊं उनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, बहुत निष्ठावान है, चलती किसी की नहीं है, हम लोग अगर कहते रहने दीजिए, लेकिन वो वादे के बड़े पक्के हैं। खैर दुआ करो, उनकी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है। खैर शगुन मैम का लाडला आ गया, गुरु माता को थैंक यू सो मच। जल्दी से आंसर दो, पिक्रिक एसिड बनता है, किसने बताया ये? अच्छा पिक्रिक एसिड अलग, हाँ चले गए। चलो इधर देखो, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन विस्फोटक से संबंधित है, याद रखो क्या। जल्दी देखो, यहाँ पर मैलिक एसिड ये सेब में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड दूध में प्रेजेंट होता है, पिक्रिक एसिड ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं। अभी हमने विस्फोटक आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको देखो, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, आरडीएक्स ये सब विस्फोटक होते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है ना, इस तरीके से ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, आरडीएक्स, गन पाउडर ये सब विस्फोटक होते हैं। पिक्रिक अम्ल कहीं ना कहीं विस्फोटक से संबंधित है। कार्बोनिक अम्ल आपका कोका कोला में प्रेजेंट होता है। कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी ऐसे ड्रिंक्स जिनको हम शेक करते हैं और वो ऊपर की ओर निकल पड़ते हैं। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? पिक्रिक एसिड इज द राइट आंसर। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? एसिड विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सोडा वाटर। जल्दी से बताओ, अब जल्दी से बताओ, समय ना वेस्ट करते हुए। बहुत सारे बच्चे, सिद्धि राणा वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड वेरी गुड, पूजा चौधरी, अमित यादव ओके, सिद्ध राणा सही करो, पिक्रिक एसिड राइट आंसर होगा। पिक्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड तो हम पीते हैं कोका कोला, थम्स अप वगैरह में, ठीक है। थैंक यू दीदी जी, बेस्ट क्लास। थैंक यू अंकित गौतम, गॉड ब्लेस यू, बहुत दिन बाद दिखा जी मुझे आई एम राइट ओके। चंदन, दीपक वेरी गुड, जल्दी से इसका आंसर दो, जल्दी से बताओ। निकी चौधरी, चंदन, शिवानी, लकी, बेरोजगार, दिग्विजय वेरी गुड, अमृता गौतम गॉड ब्लेस यू, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। बच्चों का क्या होगा क्या? अच्छा जी ठीक है, ओके ओके, रामभू वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चलो, तो अभी मैंने बताया था, बस अब फॉर्मूला में लिख दिया है, याद रखो। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जिसका यूज किया जाता है सोडा वाटर में। आपको सोडा वाटर मैडम अब ये नई चीज क्या हो गई? अरे यार, जिसको समय के साथ नई नई ब्रांड ने, किसी ने ड्यू के माध्यम से, किसी ने थम्स अप, किसी ने कोका कोला बोल दिया। अपने घर में बाबा दादी से पूछना, ग्रैंड पेरेंट्स से, कि तुम्हारे ज़माने में ये कोका कोला वगैरह किस नाम से बिकते थे, तो वो आपको बताएंगे कि हमें जब पॉकेट मनी मिलती थी तो हम सोडा वाटर पीने जाते थे। और सोडा वाटर के अब भी कहीं ना कहीं अगर आप मेट्रो स्टेशन वगैरह के बाहर दिल्ली में देखोगे तो अभी भी ये लगते हैं। चलो, तो कुछ भी नया नहीं है, बस हम ही को कंफ्यूज कर दिया है। चलो, एसिड यूज टू रिमूव इंक स्टेन्स। थोड़ा सा आंसर दो, अगर इसका नहीं दे पाओगे तो मैं बताऊंगी। आंसर दो इसका जल्दी से। प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार कह रहे मेरा नाम ले लो। अरे यार ले लिया, प्रदीप प्रदीप प्रदीप, खुश चलो, यश, योगेंद्र, आरुषि, मनोज पंवर वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। प्रिंसी ओमर, पूजा शर्मा, स्वीटी पांडे, प्रिंस ओके, शुभम सिंह बागी, शुभम सिंह बागी किसका आंसर दे रहे हो बेटा? हाँ, अमित पाठक, आज पहली बार ऑनलाइन देखा नहीं, तो डेली ऑफलाइन देखते। थैंक यू सो मच अमित। चलो, ऋषभ गॉड ब्लेस यू। चलो, गॉड ब्लेस यू अमित पाठक, बहुत अच्छी लाइन लिख रहा है। चलो इधर देखो ध्यान से, क्या किस अम्ल का प्रयोग इंक के धब्बे छुटाने के लिए किया जाता है? यहां पर याद रखो ऑक्सैलिक अम्ल। इसके 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कॉपी में नोट करो। नंबर 1, सबसे पहले टमाटर किसका मुख्य स्रोत है? टमाटर का मुख्य मतलब टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल का मुख्य स्रोत है। ये पालक, अगर बात करें पालक, तो पालक भी इसका एक मुख्य स्रोत है, जिसको इंग्लिश में हम स्पिनच बोलते हैं, तो पालक भी लिख लो। इसके अलावा
ऑक्सैलिक एसिड लैब में जब यूज किया जाता है तो इसके द्वारा इंक मतलब स्याही के धब्बे छुटाए भी जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन नोट कर लो, इसका फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है। क्या याद रखोगे? 4 क्वेश्चन याद रखोगे तुम, किससे रिलेटेड? ऑक्सैलिक एसिड से। टमाटर तथा पालक ऑक्सैलिक एसिड के मुख्य स्रोत हैं, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन याद रखो, इसे इंक के दाग छुटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फोटोग्राफी हम पूरा अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुमसे पूछें कौन से अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है तो मुख्य रूप से ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अर्थराइटिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, घर में खासकर बुजुर्गों को गठिया रोग हो जाता है। आंसर दो, गठिया रोग इनमें से किसके कारण होता है? वेरी गुड, यूपी टीजीटी के लिए केमिस्ट्री पढ़िए। हाँ वेरी गुड, गुलिस्ता पर्याप्त है, अगर आप बना रहे हो उसके लिए तो मोर देन एनफ है। कॉपी नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है? ठीक है अमित, ओके। सुनिशा वेरी गुड। ऋषभ सिंह, ऑक्सैलिक एसिड इज वाइडली यूज्ड एंड एसिड रेन्स इन laundries. Good knowledge. Rishabh is explaining this question very well. God bless you. You are going outstanding. Seriously. देवेंद्र, विजेंद्र, very good. अंकित गौतम, मुकेश पाल, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हैं। वो तो ये कहो हम ऑनलाइन पढ़ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। श्री समृत, के बी राजू, मोहित, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। हाँ, गठिया रोग किससे संबंधित है? यूरिक एसिड। याद रखो, यूरिक, हिंदी मीडियम ऐसे ही लिखना है आपको भी, यूरिक अम्ल, ठीक है? ये मत सोचना हिंदी में नहीं लिखा मैडम आपने, ठीक है? शरीर के जोड़ पर, जैसे ये मेरा जोड़ है, क्या पहचान होती मैम गठिया की? पता नहीं चला, पैर भी मुड़ा ना मुड़ाया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहां पे सूजन पनपने लग गई। नीज में, घुटनों पे, या हाँ जहां कहीं भी जोड़ होते हैं, जोड़ में जब यूरिक अम्ल कलेक्ट होने लग जाता है, द कलेक्शन ऑफ द यूरिक एसिड ऑन द जॉइंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग, फॉर द पेन, ठीक है? तो याद रखिएगा, फॉर द स्वेलिंग एंड फॉर द पेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है जिसको गठिया रोग बोला जाता है। तो शरीर में गठिया रोग किसके कारण होता है? शरीर में गठिया रोग यूरिक अम्ल के कारण होता है। जल्दी से देखो, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन बताएगा? इसका कोई अगर आंसर देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रिंसियोमर, ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, जिसे स्टोन कहते हैं। इस बच्ची ने देखो बहुत अच्छा बताया है। आप ही लोगों में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए। तुम लोगों का वही हाल है। यू आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ टैलेंट, बस एक कॉन्फिडेंट नहीं होता आप लोगों में। प्रॉब्लम तुम लोगों की ये है। प्रिंसी ने बताया है ऑक्सैलिक एसिड, और वाकई में ये बात सच है, कैल्शियम ऑक्सलेट किसे बोलते हैं? पत्थरी को बोलते हैं। और यही ऑक्सैलिक एसिड जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, पथरी जो होती है पेट में, उसे क्या बोलते हैं? इसको स्टोन की प्रॉब्लम बोल देते हैं कि मुझको स्टोन की प्रॉब्लम हो रही। हुआ क्या? कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया। पथरी हो गई। ऑक्सैलिक एसिड की, मेरी बात सुनना, ये तो चलता रहेगा, ये तो अभी बहुत सारी क्लासेस हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। शरीर में जब पथरी की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर टमाटर खाने को मना कर देता है। आप लोग अंदाजा लगाते हो कि बीज वाली चीजें उनने मना कर दी, पथरी है इसलिए ना, उन्होंने वो सारी चीजें मना कर दी जो ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत होती हैं। टमाटर, पालक, वैसे हीमोग्लोबिन, जब खून की कमी होती तो डॉक्टर कहता कटोरी भर भर के पालक खाओ, है ना? लेकिन वैसे जब पथरी की प्रॉब्लम होती है, जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं, कहीं साइड से लिख लेना, ठीक है? कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है? कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी को बोला जाता है बच्चा, ठीक है? पथरी को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जिसे स्टोन की प्रॉब्लम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड की चीजें मना कर दी जाती हैं। खैर, इस क्वेश्चन पे आओ तुम लोग। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, द आंसर इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये मुझे जहां तक याद है कि मैं जब आपसे फ्लोरीन डिस्कस कर रही थी मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो मैंने बहुत अच्छे से चीजें डिस्कस की हैं कि फ्लोरीन एक जानी मानी अधातु है। जब हाइड्रोजन के संपर्क में आती है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। हालांकि ये टॉपिक हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग चैप्टर में। अभी देखो क्वेश्चन, सोडा वाटर की खोज किसने की? जो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप आज अलग अलग ब्रांड के नाम से, हरा हो गया तो ड्यू, नारंगी हो गया तो मिरिंडा। जल्दी से बता दो। दिल बेचारा क्या कह रहे हैं? आपको देखा भी नहीं, क्यों बस ऑनलाइन रहता? सॉरी मैम बोलने के लिए। इट्स ओके, इट्स ओके। अंकित गौतम, ओके। नेकपाल बघेल मैम, मन भी अच्छा कुछ बोल रहे हैं। गौरव मिश्रा, वेरी गुड, आंसर दो।
रोहन, अक्षय, मधुजी मिश्रा कह रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, वेरी गुड। चंदन शर्मा, आर्मी, विकास, छोटू, शिवी, शेखर सिंह कह रहे हैं मेरी मम्मी को पथरी कोई बात नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करो, सारी चीजें ठीक होंगी, और जीवन तो संघर्ष का नाम है। सोडा वाटर डिस्कवर्ड बाय, सोडा वाटर की खोज किसने की? जोसेफ प्रीस्टले ने की। इस साइंटिस्ट के नेम के आगे आप 2-3 चीजें याद रखोगे। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, इसकी खोज भी किसने की है? जोसेफ प्रीस्टले ने। जोसेफ प्रीस्टले को ना केवल नाइट्रस ऑक्साइड की, कहो मैडम ये दो संग में क्यों बना देते हो? बिकॉज मैं एक साइंटिस्ट के द्वारा जितने क्वेश्चन कवर हो सकते हैं वो करवा रही हूं, ठीक है। तो जोसेफ प्रीस्टले को ना केवल सोडा वाटर की खोज के लिए जाना जाता है, जोसेफ प्रीस्टले, याद रखिएगा कि इन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस, इसकी खोज भी की है, ठीक है। सोडा वाटर हम आपसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज एमसीक्यूज में देख लीजिए। गैस विच इज नॉट एसिटिक बाय नेचर, जल्दी से बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सी गैस अम्लीय नहीं है? विच इज, कौन सी गैस प्रकृति से अम्लीय नहीं है? नॉट एसिटिक बाय नेचर मतलब बेसिक होना चाहिए। मैम आपका न्यू स्टूडेंट हूं, यदु सिद्धार्थ कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण मैम, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। रंजीत, वेरी गुड। विजय, दीपक, हास्य गैस, यस लाफिंग गैस इज हास्य गैस। लकी राज दिल्ली, जोसेफ प्रीस्टले। जीतू, अशोक सिंह, पूजा शर्मा, सोनी सैनी, छोटू कुमार, भज्जी, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। ब्रिजेश पाल, प्रमोद देव, मिस्टर अंकित गौतम, सनी यादव, दीवाने एग्जामपुर, सनी यादव, धर्मेंद्र आफ्ताब, आत्मा कोई नहीं। ये NO2 कौन बोला? सही आंसर किस किसने दिया है पहले मैं बता रही हूं अब आपको। कौन बोला ये नन ऑफ दीज? आफ्ताब आलम ने बोला है नन ऑफ दीज, वेरी गुड। और भी देखो 2-4 बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन बाकी सब NO2 चिल्ला रहे हैं, बाकी सब NO2 चिल्ला रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा कंफ्यूजन वाजिब है। इधर देखो ध्यान से, हम आपको नेक्स्ट क्लास में एसिड रेन पढ़ाएंगे, तो याद रखो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं। एसिड रेन के मेन कंपोनेंट हो जाते हैं कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहो मैडम क्यों? आपने अभी तो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाया था, तो सल्फ्यूरिक एसिड एटमॉस्फेयर में बनता कहां से है? जब एटमॉस्फेयर में ये प्रदूषण और ये प्रदूषण, वातावरण में जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड निश्चित ताप मिलने पर वाटर से मतलब जलवाष्प से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो ये बना लेता है एसिड रेन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये और ये बना लेता है नाइट्रिक एसिड। तो both are the main component of acid rain and both are the gases by nature are acidic. एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये वैसे भी अभी मैंने पढ़ाया था आपको, और वैसे भी कोका कोला वगैरह में ऐसे करके हमने बॉटल हिलाई, ऊपर जो बबलिंग होके आई निकल पड़ी कोका कोला। क्यों? किसकी बबलिंग हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? ओवरऑल, ओवरऑल द आंसर इज नन ऑफ दिस। तीनों गैसें यहां पर क्या थी? हो गए कंफ्यूज? याद रखना, ठीक है। एसिड रेन आज हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाए, वरना तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। ओके, क्वेश्चन है आपका कि एक्वारेजिया इज नॉट रिलेटेड टू, ये भी मैं आज नहीं पढ़ा पाई, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन में जो बताऊं उसको नोट कर लेना ध्यान से। क्या एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, हाँ एक्वारेजिया किससे संबंधित नहीं है? एक्वारेजिया इज नॉट रिलेटेड टू, आंसर दीजिए। एक्वारेजिया, दीपक, पूजा क्या कह रही है? पूजा राघव, अरमान बादल कह रहे हैं मैम काश आप हमको भी पढ़ा सकती, मैम एयरफोर्स का स्टूडेंट हूँ। एयरफोर्स वालों, CDS वालों, घबराने की जरूरत नहीं है, बेस यहाँ से तैयार कर लो आप, ठीक है। और रही बात आपके एग्जाम की, तो मैं वैसे भी बता दूं आपको, आपके एग्जाम में रीसेंट टेक्नोलॉजी ज़्यादातर पूछी जाती है। तो जो बच्चे CDS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप अपना बेस पूरा करिए और फिर उसके बाद आप एक रीसेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेटेड मैगजीन बांध लो। वेरी गुड। अनुज कुमार कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड इज नॉट रिलेटेड, गलत। वर्दी जुनून कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एब्सोल्युटली राइट। डॉली, वेरी गुड। बरैया क्या है? शैलेंद्र कह रहे हैं बरैया क्या है? जिसको हरियाणा की तरफ बरड़ कहते हैं और यूपी साइड उसे बरैया कहते हैं, मधुमक्खी कहते हैं,
और भी जाने कितने कितने शुभ नामों से जाना जाता है, अब पता नहीं तुम्हारी तरफ क्या कहते हैं शैलेंद्र। एक्वारेजिया किससे संबंधित नहीं है? एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि HCl और HNO3, ये दो एसिड मिलाए जाते हैं। कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, लिखो। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब अगर आगे पीछे लिख दो HNO3 और HCl तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। ये ध्यान रखना है, 3 हिस्सा HCl का होता है ना कि HNO3 का होता है। इस एक्वारेजिया में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं होता, तो एक्वारेजिया इज नॉट रिलेटेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर तुमसे पूछे कि सुनार जो होते हैं, ज्वेलर्स, स्वर्णकार जिन्हें शुद्धि से बोला जाता है, वो सोने की ज्वेलरी की सफाई करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखो गोल्ड एक ऐसी मेटल है, गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो कि नॉर्मली किसी एसिड में अकेले नहीं घुलती। मतलब सोना जो लीस्ट रिएक्टिव है, ये किसी से जल्दी जल्दी हिलता ही नहीं। तो ये एसिड का जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो क्या करते हैं, सोने की ज्वेलरी जब इसमें डाली जाती है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई एसिड का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, और उसमें ज्वेलरी डालने पर उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या सफाई हो पाएगी? नहीं। तो गोल्ड की पुरानी ज्वेलरी की सफाई करने के लिए इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शर्त होती है कि डुबो और तुरंत निकालो, ये नहीं डुबोए बैठे। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप कुछ सेकंड से ज्यादा ज्वेलरी डुबो के रखोगे गोल्ड की इस कॉम्बिनेशन में, तो 1-2 परतें घुल जाएंगी। और कई कई बार ये सैके किया जाता है, जिसको बोलते हैं सोने की चोरी करना। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूं। कैसे? जैसे सपोज मैंने एक्वारेजिया का कॉम्बिनेशन बना के रख लिया अपनी दुकान पे, कस्टमर आया, उसके 10 ग्राम का था कान का, है ना, उसको धोया, जान पूछ के थोड़ा लेट तक हमने डुबो के रखा। जब उसकी 1-2 परतें घुल गई, मतलब 9.8 या 9.5 ग्राम रह गया, तो हमने साफ करके दे दिया, उसका वजन कम हो गया। ऐसे दिन भरे में हमने 10-15 महीना भर उसी सॉल्यूशन को यूज किया, बार बार कस्टमर, ठीक है। और पढ़ी लिखी लड़कियां ऑलरेडी पैसे देके चली गई और बोली थैंक यू भैया। क्यों होता है ऐसा? और भैया ने क्या करा, जब उस सॉल्यूशन में भैया जी को लग गया कि अच्छा खासा माल आ गया, तब उन्होंने उसमें डाला फेरस नाइट्रेट, और उसमें डालते ही वो जो घुला हुआ सोना था वो नीचे तली में बैठ गया। कहां बैठ गया? नीचे, नीचे की साइड बैठ गया। प्रेसिपिटेट, या जिसे रसायन विज्ञान की लैंग्वेज में बोलते हैं अवक्षेप बनाना। और भैया जी ने ऊपर ऊपर का एसिड अलग कर लिया और भैया जी ने नीचे नीचे का सोना अलग कर लिया। इसे बोलते हैं सोने की चोरी करना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, सिर्फ इतना समझाना चाह रही कि सोने की ज्वेलरी को कभी भी एसिड में साफ नहीं कराना चाहिए, भले गंदा पहन लो। सोने की ज्वेलरी अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदने जा रहे हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, दैनिक जीवन की चीजें हैं, ये किताबी दुनिया वाली चीजें नहीं है, तो आप याद रखिए कि सोने की ज्वेलरी बहुत ज्यादा वर्किंग वाली नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा नग वग क्रिस्टल वगैरह ना। क्यों? क्योंकि जब आप खरीद रहे होते हो तो उन्हें क्रिस्टल के साथ तौला जाता है, और बुरे वक्त में जब आप बेचने जाते हो तो वो क्रिस्टल चिमटी से झाड़ दिए जाते हैं और प्योर सोना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपको उसका पैसा दिया जाता है। खैर चलो ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। और तो और आजकल एक लैंग्वेज चली है टंच। कहो मैडम ये क्या होता है? मेरी बात समझना ध्यान से। 10 ग्राम का बिस्किट आता है मार्केट में और आती है 1 किलो की ईंट, जिसे इन लोगों की लैंग्वेज में ब्रेड बोला जाता है। कहो मैडम क्या बता रहे हो? बच्चा तुम्हारी नॉलेज की चीजें बता रही, जितने पढ़े लिखे हैं उन्हें तो बिल्कुल ये चीजें नहीं पता। पुराना आदमी भले ही अंगूठा छाप हो, लेकिन वो इन मामलों में गांव देहात का बहुत पक्का होता है, उसे सब पता होता है। रियलिटी है। तो जो 1 किलो की ईंट आती है और 10 ग्राम का बिस्किट आता है, सिर्फ वही होता है 24 कैरेट सोना। ज्वेलरी जो मार्केट में बिक रही है वो कोई भी आपको 24 कैरेट में नहीं दे रहा है। 22 कैरेट या 18 कैरेट में ज्वेलरी अगर मिल रही है तो मान के चलो बहुत शुद्ध रूप मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनाना इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट के आगे एक्सक्यूज रखी जाती है कि सर प्योर गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल हो जाता है, इसमें महीन काम, अगर हम सपोज नेकलेस बना रहे हैं तो बहुत महीन काम नहीं हो पाएगा, तो क्या करो इसमें थोड़ा सा तांबे की, क्या बोलते हैं जिसको हम तांबा बोलते हैं, गोल्ड के साथ थोड़ी सी तांबे की अशुद्धता मिलाना जरूरी है।
तो अगर आप मेरे से पूछो कि ज्वेलरी के नाम पर हम क्या लेने जाते हैं, तो ज्वेलरी के नाम पर आप मिश्र धातु लेके आते हो। क्या लेके आते हो? मिश्र धातु लेके आते हो, ना कि सोना लेके आते हो। तो स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज क्यों आप लोग डिजाइन पे मरते हो ना? अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हो और अगर डेकोरेशन पर्पज से खरीद रहे हो, खाली सुंदर सुंदर दिखना है, तो फिर आर्टिफिशियल क्यों नहीं खरीद लेते? तो ऐसे याद रखो कि सोने को कभी एसिड में साफ नहीं कराना चाहिए। सोने में बहुत ज्यादा प्लेन वर्क ज्यादा ठीक है ये चीजें समझो खैर, तो इस तरीके से ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। ओके, रोजी शेख, नितेश, निशा गुप्ता, मीनाक्षी, राम निरंजन कह रहे हैं मैम आज मैं मरने वाली हूं। क्यों, क्या हो गया? आफ्ताब आलम, सोना दिया सुनार को, गहना बना दिया, वोट दिया गंवार को ओके यार, तू तो पॉलिटिक्स करने लग गया, चल ठीक है। यश पाठक, एस्पायरेंट, चंद्रा शर्मा, वेरी गुड। हिना चौधरी, दीपक, यश पाठक, अमित जी, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स टू मेक द सेशन सक्सेसफुल। स्वीटी पांडे, उषा, हिना, दीवाने आजम, सारांश, थैंक यू सो मच। एस्पायरेंट मोनिका, वेरी गुड। दीवाने आजम, वेरी गुड। संजना क्या कह रहे हैं? यस मैम, ये आपसे दिल्ली पुलिस बैच में पढ़ा था। ओके चलो बेटा, जहाँ से भी देख रहे हो, सुन रहे हो, हालात ठीक हो जाएंगे तो ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही चिलिंग मारते हुए, हंसते हुए चेहरों के साथ हर चीज़ का सामना करिएगा, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम समाप्त हो जाए वहाँ पे इसका मतलब लाइफ फिनिश। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो ये मत रोया करो, रे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम। एक चीज मैं बोलूं बस क्लास के लास्ट में, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब कभी भी लगे कि हम सबसे ज्यादा परेशान हैं, या हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो कभी अगर घर के आसपास कहीं मरघट हो, जिसको बोलते हैं शमशान घाट, वहां पे जाके किसी चिता को जलते देखना और खुद से कहना आखिरी दिन बेटा तुम्हें यहीं आना है। कहाँ आना है? वहीं आना है, और गंगा जी के घाट पे तुम्हारी अस्थियां जानी हैं। हो सकता है तुम्हें मजाकिया अंदाज में समझा रही हूं, लेकिन यही सच है बच्चा। तो ये मत सोचो कि हमारे पास ये नहीं है, उनसे किसी उससे देखा करो कि जिसके पास वो भी नहीं है। चलो मौज से तैयारी करो, स्माइल के संग हर चीज को फेस करो और केमिस्ट्री को एंजॉय करो। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड 6 to 7। लव यू ऑल, टेक केयर।